मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं में परिसर अध्ययन भाग 1। तो परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा 5वीं की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। तो यस बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9वां पाठ, मानचित्र हमारा साथी। मानचित्र हमारा साथी, मैप्स आवर कंपेनियंस, ये बच्चों आज का हमारा पाठ है। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं EVS पार्ट 1 में 9वां पाठ, मानचित्र हमारा साथी। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक मानचित्र तैयार करने वाले व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, भूमि और मानचित्र के बीच की दूरी किस तरह से, यस बच्चों, यानी अगर हम आपको पॉइंट आउट करें तो बच्चों आप समझ पाएंगे कि जो धरातल पर दूरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे बच्चों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों, ये देखिए 30 मीटर आपको दिखाई दे रही। तो बच्चों ये धरातल पर 30 मीटर की दूरी है बच्चों, यस बच्चों। और अगर हम कहें कि मानचित्र पर देखिए किस तरह से इसे बनाया जा रहा है, यस देख सकते हैं। तो बच्चों ये स्केल के जरिए, यस पैमाने के जरिए इसको बनाया जाता है। इस बच्चों तो देखिए किसी भी चीज़ को किस तरह से, यस अगर प्रेजेंट करने की बात करें, यस तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो मानचित्र तैयार करता है, यस बच्चों तो किस तरह से यहाँ पर वो जो है कि जो धरातल पर जो दूरी है उसे मानचित्र पर किस तरह से उतारने का प्रयास करता है। तो यस बच्चों, भूमि और मानचित्र के बीच की दूरी के लिए देखा किस तरह से प्रयास किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे हम बात करेंगे। तो स्क्रीन पर आप मानचित्र को देख पा रहे हैं, ये है मानचित्र बच्चों। यस, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो बच्चों, ये सैटेलाइट से लिया हुआ, और बच्चों ये है विश्व का यानी संसार का मानचित्र। यस, आप महाद्वीपों और महासागरों को देख पा रहे हैं संसार के। तो चलिए बच्चों, ये संसार के मानचित्र की हम बात करें, यस वर्ल्ड मैप जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर कैसे देखे जा सकते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, तो आप सोच सकते हैं ये विश्व के सभी देश एक ही मानचित्र पर देखे जा सकते हैं। बच्चों ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संसार का मानचित्र, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। और बच्चों जो आपको हम यह बताए, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसे, ये बच्चों यानी इसे द्विआयामी चित्र कहते हैं, 2 डायमेंशनल कहते हैं। और बच्चों जबकि पृथ्वी हमारी कैसी है, पृथ्वी तो हमारी गोल है, यानी ये जो ग्लोब है, भूगोलक है बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये जो टेबल पर रखा हुआ है, पृथ्वी हमारी इस तरह की है, राइट। लेकिन बच्चों चलिए हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र द्वारा हम ये तमाम चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, जानने वाले हैं, मानचित्र का महत्व समझेंगे। ये हम ग्लोब जिसकी बात कर रहे थे, तो देखिए हमारी पृथ्वी इस तरह से है, और हमारी पृथ्वी जैसा कि बच्चों आप जानते हैं अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर वो 23.5 अंश झुकी हुई है, और अपने चारों ओर तथा सूर्य के चारों ओर वो घूमती रहती है। और बच्चों अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो ये स्क्रीन पर आप भारत के मानचित्र को देख पा रहे हैं, भारत के मानचित्र का एक आउटलाइन देख पा रहे हैं। इस बच्चों तो आगे हम भारत के मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं। इस तो हम आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अगर भारत के मानचित्र को, इस बच्चों अगर हम कहें कि सैटेलाइट के द्वारा यानी उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस बच्चों तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर विस्तार से आगे इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बच्चों जब सैटेलाइट से लिए गए चित्र की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो कि आधुनिक तकनीक की अगर हम बात करते हैं बच्चों, इससे हमको धरातल की वास्तविकता का पता इस बात में लगता है कि जहाँ पर, जैसे बच्चों जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, देखिए अगर हिमालय की बात करें बच्चों तो यहाँ हिमालय
आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। ये अगर हमको पॉइंट करें तो ये देखिए तलवार की भांति आपको देखिए करीब 2400 किलोमीटर ये जो फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यही है हमारा हिमालय पर्वत। ये पामीर घाट जिसे पामीर नाट कहते हैं इस बच्चों। तो इस तरह से अगर हम यूँ कहें कि जहाँ बच्चों आप महासागर की अगर बात करें तो आप महासागरों को देख पा रहे हैं। जैसे अरब महासागर की बात करें इधर, इस बंगाल बे ऑफ बंगाल की बात करें या इधर हिंद महासागर की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब बच्चों ये उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है, जिससे बच्चों आप जो फिजिकल रिलीफ की बात करते हैं, उच्चावच की बात करते हैं, यानी कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पठार है, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ते हैं बच्चों। ये चलिए हम विस्तार से और आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानचित्र हमारा साथी, ये हमारा आज का पाठ है, यानी मैप्स आवर कंपेनियंस। यस बच्चों, तो चलिए जब हम मैप आवर कंपेनियंस की बात करते हैं तो स्क्रीन पर बच्चों अगर हम बात करें तो कि चित्र आपके दिखाए आप देख पा रहे हैं। तो हमारे परिसर की जमीन समान ऊंचाई की नहीं होती। इस बच्चों हम देखते हैं हमारे आसपास अगर हम रहते हैं तो हम देखते हैं इस बच्चों कभी हमारे आसपास पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, इस बच्चों कभी हमारे आसपास मैदानी क्षेत्र हो सकते हैं जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और बच्चों कहीं पर आप नदियों की घाटियाँ देख सकते हैं, या कहीं पर यस बच्चों पठारी क्षेत्र देख सकते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, या बच्चों कहीं हम देख सकते हैं समुद्र का किनारा देखते हैं, समुद्र के तटवर्ती प्रदेश को भी देखते हैं हमारे आसपास। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। जिससे बच्चे अगर पहाड़ की बात करें, घाटी की बात करें, पठार की बात करें, मैदान की बात करें, द्वीप आदि भूरूप तैयार होते हैं। तो बच्चों आपने क्या सुना, भूरूप की अगर बात करें, यस यानी भूरूप यानी लैंड फॉर्म्स। तो जैसे बच्चों पहाड़, घाटी, यस पठार, मैदान, द्वीप, ये सब क्या है, ये सब भूरूप हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए बच्चे और आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें अपना परिसर कैसा है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए वहाँ की भू रचना अर्थात प्राकृतिक रचना की जानकारी होना आवश्यक है। यानी बच्चों जहाँ भी आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, इस बच्चों वह भूरूप या किस तरह का है, यानी भू रचना जहाँ पर रहते हैं मैदानी है इस बच्चों, या पठारी है, पर्वतीय है, या बच्चों किस तरह के क्षेत्र में आप रहते हैं, ये तो हमें वहाँ की जो प्राकृतिक रचना है, भू रचना है, उसकी जानकारी आवश्यक है। चलिए बच्चों, कक्षा चौथी में आपको याद होगा, कक्षा चौथी में आपने जिस बच्चों जानकारी प्राप्त की थी मानचित्र की, जिसमें 5000 वर्ष पहले का मानचित्र था। और बच्चों इसका अर्थ है कि मानव को पहले से मानचित्र बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इस बच्चों तो मानचित्र बनाने की आवश्यकता पहले से ही महसूस हो रही थी। आखिर में बच्चों इसका क्या उपयोग रहा होगा, तो बच्चों आपको हम याद दिलाए एक बार, यस उस समय अगर प्राचीन काल में बच्चों उस मानचित्रों का उपयोग मुख्य रूप से लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए किया जाता था। तो बच्चों प्राचीन काल में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सेनाएं बच्चों यहाँ पर युद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों युद्ध में, चाहे घुड़सवार की बात करें, पैदल की बात करें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों ऊपर का भी चित्र अगर आप देखें, ये सब आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बच्चों इस तरह से जहाँ भी युद्ध की स्थिति बनती है, जहाँ भी युद्ध होना होता है, ये बच्चों तो उसकी जानकारी, उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। इस बच्चों की वह स्थान मैदानी क्षेत्र है। ये अगर घोड़ों की बात करें, रथों की बात करें, ये वहाँ पर कहीं कोई दलदली क्षेत्र, जैसे यहाँ पर दलदली क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई दलदली क्षेत्र तो नहीं है। ये अगर हमारे सैनिक जाएंगे, जिस जो हमारे घुड़सवार जाएंगे तो किस ओर जैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता होगा, तो इसके लिए बच्चों मानचित्रों की ज़रूरत पड़ा करती थी। तो ये उसी तरह से हमने कहा कि प्राचीन समय में इस मानचित्रों का मुख्य रूप से युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, युद्ध करते समय क्षेत्र की भू रचना, प्राकृतिक रचना यानी उसकी गहरी जानकारी आवश्यक होती थी। इससे शत्रु को पराजित करने के लिए दांवपेच खेलना सहज होता था। यानी बच्चों हमने बात की अभी, तो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर इस युद्ध करना है, उसकी भू रचना यानी प्राकृतिक रचना किस तरह की है, उसे जान लेना जरूरी था। क्योंकि शत्रु को पराजित करना ये बच्चों प्रत्येक सेना का कार्य होता था, और इसीलिए
उस क्षेत्र विशेष में जहाँ पर युद्ध होना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उसका मानचित्र तैयार किया जाता था। इस काम के लिए परिसर की भू रचना के मानचित्र का उपयोग किया जाता था। इस बच्चों तो ध्यान रखिए, ये भी आप देख सकते हैं प्राचीन काल में ये किस तरह से अध्ययन करते थे, यानी भू रचना का अध्ययन करने के बाद मानचित्र तैयार करते थे। ये आपने देखा जिसका उपयोग युद्ध करते समय क्षेत्र की भू रचना या जो प्राकृतिक रचना है उसकी गहरी जानकारी आवश्यक होती थी और इसीलिए मानचित्र उस क्षेत्र विशेष का तैयार किया जाता था। तो बच्चों भूरूप की ऊंचाई, जिस बच्चों अगर हम बात करें तो भूरूप की ऊंचाई आकार का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जाते हैं। यानी उसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, अगर बहुत ऊंचा है तो ऊंचाई के मानदंड के लिए ये चाहे पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है इस बच्चों, तो ये अध्ययन करने के बाद पता चलता है। तो मानचित्र पर भूरूप भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब बच्चों बात आ रही है कि मानचित्र पर ये जो भूरूप है, यानी अगर पठारों की बात करें, पर्वतों की बात करें, नदियों की बात करें, ये भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दर्शाए जाते हैं। मानचित्र के आधार पर भूरूप की कौन सी पद्धतियाँ जो है कि पद्धतियों द्वारा दर्शाया जा सकता है, आइए बच्चों इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों कागज पर मानचित्र खींचते समय भू रचना की लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है। बच्चों शुरू में हमने आपको याद दिलाया था, यस बच्चों जो मानचित्र तैयार कर रहा था बच्चों, आपने देखा था धरातल पर 30 मीटर की दूरी यस कागज पर किस तरह से दिखाई जा रही थी, उसके लिए स्केल या पैमाने का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो आपने देखा। तो कागज पर मानचित्र खींचते समय भू रचना की लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है, परंतु भू रचना की गहराई तथा ऊंचाई सहजता से नहीं दिखाई जा सकती। तो चलिए बच्चों लंबाई चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन बच्चों कोई भी स्थान कितना एलिवेटेड है, यानी कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, इसे दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बच्चों इन मुद्दों को मानचित्र में दिखाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इन मुद्दों का मानचित्र में दिखाने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह से 3 पद्धतियां, यानी इसके 3 मेथड हैं जिस बच्चों इन तीनों मेथडों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो पहला मेथड है उसका नाम है कंटूर लाइन मेथड, यानी समोच्च रेखा पद्धति जिसे कहते हैं, यानी कंटूर लाइन मेथड। ये क्या है, किस तरह का है, इसे हम लोग देखने वाले हैं जिस बच्चों आज के इस पाठ में। दूसरा हम लोग देखेंगे रंग पद्धति, यानी लेयर टिंटिंग मेथड क्या है, ये समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है उठाव, यानी उभार दर्शक, यानी डिजिटल एलिवेशन मॉडल क्या है बच्चों, ये हम भी समझने का प्रयास करेंगे, जो कि लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इन तीनों की मेथडों की, यानी तीनों जो मेथड हैं, तीनों जो विधियां हैं बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से आज देखने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले बच्चों स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर आप जो देख पा रहे हैं, जैसे अगर हम आपको दिखाएं, ये जैसे अगर देखिए आपको तो यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है 200 200 200, ये 200 देख पा रहे हैं आप, 200 200। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की रेखा आपको दिखाई दे रही है। ये बच्चों तो ये जो 200 200 आपको दिखाई दे रही है, तो ये बच्चों 200 200, यानी जिस बच्चों जो अगर हम बात करें तो 200 मीटर, यस। तो ये देखिए 200, और बच्चों यहाँ देखिए 300 300 आपको दिखाई दे रहा है, 300 300 300, राइट। यहाँ भी आप देखिए 300 300। तो इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यस बच्चों, तो ये क्या है, ये कंटूर लाइंस हैं, यानी समोच्च रेखा को दर्शाने वाली है, राइट। 300 300 की आप देख पा रहे हैं, इसी तरह से 400 की यहाँ आप देख सकते हैं, और बच्चों 500 की भी आप देख सकते हैं। आगे इसके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम कंटूर लाइन मेथड समझेंगे, समोच्च रेखा पद्धति क्या है। इस बच्चों इस पद्धति का उपयोग मानचित्र में जमीन की ऊंचाई और निचलापन, यानी बच्चों जब ये एलिवेशन की बात करते हैं, यानी ये उच्चावच की बात करते हैं, रिलीफ की बात करते हैं कि कहाँ पर जो भूरूप है वो ऊंचा है कि नीचा है,
ध्यान रखिए बच्चों, हम कंटूर लाइन मेथड की बात कर रहे हैं। तब जरा आप समझने का प्रयास करिए कि जो जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नाप ली है, इसके बाद समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं। यस बच्चों, जैसे हमने 200 और 300 मीटर की बात की कि वो ये ऊंचाई निश्चित की जाती है, इसके बाद 200-300, यानी इसका मतलब समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं। मानचित्र में उनका उल्लेख उचित स्थान पर किया जाता है। यस बच्चों, और मानचित्र पर दिखाए गए ये स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली इस रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर लाइंस कहते हैं। अब जरा बच्चों आप ध्यान से देखिए, जिस पहाड़ी का जो क्षैतिज काट आपको दिखाई दे रहा है, राइट, जरा ध्यान से आप देखिए तो आप समझ पाएंगे। बच्चों जरा याद देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं इधर, जैसे 100 की अगर बात करें, 100, 200, 300, 400, यस, तो बच्चों ये क्या है? ये बच्चों यही कंटूर लाइंस हैं, राइट, ध्यान रखिए। यस, तो ये 100 की, ये 200 की, ये 300 की। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आप देखेंगे बच्चों, जब कंटूर लाइन यानी जो समोच्च रेखाएं हैं, तो बच्चों अगर पास पास में है, ध्यान रखिए, अगर कंटूर लाइंस देखिए अगर पास पास में है तो एलिवेशन देखिए बच्चों, यस, तो आप देखेंगे यहाँ पर एलिवेशन किस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। अगर पास पास में है तो एलिवेशन मतलब बच्चों तीव्र ढलान होता है। यस बच्चों, तीव्र ढलान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास पास कंटूर लाइंस हैं, यहाँ पर आप देखिए तो ढलान किस तरह का है, तीव्र ढलान है। यस बच्चों, कैसे पता चल रहा है? यानी इससे पता चल रहा है कि जो कंटूर लाइंस हैं, समोच्च रेखाएं हैं, वो पास पास हैं। लेकिन बच्चों अगर कंटूर लाइंस, ये सब जो हम जो बात करें बच्चों, जो आप देख पा रहे हैं सब कंटूर लाइंस हैं, अगर ये कंटूर लाइंस दूर दूर हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो स्लोप है, जो ढलान है, वो मंद है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये स्लोप कैसा है, मंद है। और यहाँ पर स्लोप कैसा है, ये तीव्र ढलान है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो तीव्र ढलान क्यों है? क्योंकि कंटूर लाइंस जो समोच्च रेखाएं पास पास हैं, समोच्च रेखाएं अगर दूर दूर हैं तो ढलान कैसी होती है बच्चों? ढलान मंद होती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आइए इस तरह का ध्यान से एक चित्र और दिखाते हैं। इस बच्चों यहाँ भी आप देख सकते हैं, यस, जो अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ भी देखिए जिस समोच्च रेखाओं की बात करें, जैसे 200 की है, 300 की है, किस तरह से जा रही है, इसे भी आप देख सकते हैं। यस, मानचित्र अ। आइए आगे हम दिखाते हैं इसको। यस, तो बच्चों जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से ध्यान में आता है। क्षेत्र की ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझने में मदद होती है। इस बच्चों हम समोच्च रेखा की बात करें, ध्यान में रखो, यदि समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है। बच्चों हमने शुरू में ही चर्चा की कि समोच्च रेखाओं के बीच में अगर दूरी कम होती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सब आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं, ये देखिए जब समोच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी है, देखिए बच्चों जितनी दूरी कम आपको दिखाई दे रही है उतना ही उसका एलिवेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो 600 की आपको दिखाई दे रही है, तो बच्चों देखिए ये जो दो कंटूर रेखाएं हैं, मतलब दो समोच्च रेखाओं के बीच में देखिए दूरी कम है, और यही कारण है कि ये जो स्थान है बच्चों, अब देखिए सबसे ऊंचा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं ऊपर, राइट। तो यहाँ पर अब नीचे आएंगे तो देखिए कंटूर लाइंस कितने पास पास में है। तो समोच्च रेखाएं अगर पास पास में है तो ढलान कैसा होगा बच्चों? तीव्र ढलान होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढलान कैसा है, तीव्र ढलान है। और समोच्च रेखाएं अगर दूर दूर है, यहाँ देखिए ये जो समोच्च रेखाएं हैं दूर दूर हैं, तो यहाँ पर ढलान कैसा है, मंद ढलान है। और कैसे आप पता लगा सकते हैं? जब आप ऊपर जाएंगे बच्चों तो इस तरह से, तो आप उसको इस यहाँ पर जो पहाड़ी की क्षैतिज काट है उसके माध्यम से बच्चों तैयार किया जाता है। आप आगे की कक्षाओं में और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो बच्चों तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से समझ भी पाएंगे। यस, कि किस तरह से देखिए यहाँ मंद ढलान तैयार हो रहा है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से हमने कहा कि अगर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है, और समोच्च रेखाओं की दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान मंद होती है। यस बच्चों, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लेयर टिंटिंग मेथड यानी रंग पद्धत क्या होता है। जरा ध्यान से देखिए, इस दूसरे मेथड को समझने का प्रयास कीजिए। यह समुच्च रेखाओं पर आधारित पद्धत है और इस पद्धति में समुच्च रेखाओं के बीच रंग भरे जाते हैं। प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। जल भागों के लिए नीला रंग, राइट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो मानचित्र में आप देखते हैं प्राय बच्चों, जल के लिए आप देखेंगे जैसे महासागर आपको मानचित्र में दिखाई देते हैं तो नीले रंग से दिखाई देते हैं, क्योंकि जल जो है महासागरों का जल कैसा होता है बच्चों, नीले रंग का होता है। यस बच्चों, तो और उसके संलग्न जो पास की जो जमीन होती है वो हरे रंग का दिखाया जाता है। और बच्चों उससे अधिक ऊंचाई अगर है, अधिक ऊंचाई की जमीन है तो उसके लिए हल्का हरा रंग से दिखाते हैं, और इससे भी अधिक ऊंची है तो उसे पीला रंग से दिखाते हैं। बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यस अगर हम यूं कहें तो बच्चों ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आप देखें जो जल की हम बात कर रहे थे, ये सब गहराई के अनुसार बच्चों ये समुद्री अर्थात जल की बात कर सकते हैं, सागरी जल। ये अगर मैदान की बात करें तो आप सकते हैं यहाँ मैदानी भाग की स्थिति देख सकते हैं। और बच्चों ज्यों ज्यों आप ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्र आप देख सकते हैं, इस तरह पीले रंग का दिखाया जाता है। और बच्चों और ज्यों ज्यों ऊपर और बढ़ते हैं, जो पहाड़ होते हैं बच्चों आप देखेंगे मानचित्र में पहाड़ ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन से दिखाए जाते हैं, गहरे भूरे से, चूंकि ऊंचाई पहाड़ों की अधिक होती है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह से इसे रंग पद्धति या लेयर टिंटिंग मेथड कहा जाता है, जिसके आधार पर दिखाया जाता है। राइट, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जल या जल को किस कलर से, किस रंग से दिखाते हैं, तो नीला रंग से आपको ध्यान रखना है। यस, तो चलिए बच्चों, मैदान आप जो देख पाते हैं वो देखिए आपको ग्रीन अर्थात हरे रंग में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मीटर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साथ वाली रंग तालिका का निरीक्षण करो, ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगत में होने वाला परिवर्तन ध्यान में रखो। समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भूरचना का अंतर तुरंत ध्यान में आता है। तो मानचित्र ब में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको पता चलेगा, ये देखिए 200 जहां पर ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई कितना है, 200 मीटर से कम। और देखिए जो पीला रंग है बच्चों 200 से 300 मीटर, यानी ये भाग 200 से 300 मीटर ऊंचा है। उसके ऊपर देखिए ये 300 से 400 आपको दिखाई दे रहा है। यस, और उसके ऊपर देखेंगे तो बच्चों 400 से अधिक। यस, जो 400 से अधिक है आपको डार्क में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर जो डार्क है ये 400 से अधिक है। और बच्चों यहाँ पर आप देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है 500 मीटर जो लिखा हुआ है। राइट बच्चों, तो बच्चों इस तरह से ये अगर जो पर्वतीय क्षेत्र देखिए इस तरह से, यानी आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, एक त्रिकोण, एक त्रिभुज के रूप में देख पा रहे हैं। राइट, इसकी ऊंचाई अधिक है। तो बच्चों इस तरह से ध्यान रखिए। और एक बात आपको बताऊं बच्चों, मानचित्र में सामान्यतः जो यन है, यन का मतलब नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, सामान्यतः वह देख सकते हैं ऊपर की ओर दिखाया जाता है। यस, तो ऊपर की ओर उत्तर है तो नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा, और दाहिनी ओर इधर पूर्व हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पश्चिम। राइट, तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखिए, मानचित्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व होता है और अपने दिमाग में हमेशा रखिए। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे मेथड की ओर हम आ जाते हैं। तीसरा मेथड है उभार या उठाव दर्शक प्रारूप, जिसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहा जाता है। बच्चों आज के संदर्भ की बात करें तो सबसे अधिक उपयोगी यही मेथड है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यह सबसे आधुनिक पद्धति है, इसमें कृत्रिम उपग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करके ये मानचित्र बनाए जाते हैं। जो मानचित्र स अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो ऊंचाई के अनुसार भूरचना में होने वाले जो परिवर्तन है इस मानचित्र में स्पष्ट दिखाई। तो बच्चों इस सैटेलाइट से लिया गया चित्र होता है तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो बच्चों सैटेलाइट जो उपग्रह होते हैं उसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरे होते हैं बच्चों, और देखिए जो वो चित्र भेजते हैं तो बच्चों बिल्कुल सटीक भेजते हैं, यानी कहाँ का एलिवेशन किस तरह से है, कहाँ पर अधिक ऊंचाई है और कहाँ की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से एलिवेशन आप देख सकते हैं। यस, जिसे तो इस तरह से बच्चों इस पद्धति को, आधुनिक पद्धति की अगर बात करें, इसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहा जाता है। इस बच्चों ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों इसी संदर्भ में हम आपको और यस देखते हैं। ऊपर दी गई पद्धतियों का उपयोग, जिन 3 पद्धतियों की बात हमने की, इसका उपयोग करके मानचित्र तैयार करने की पर
क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भू रचना सही सही समझ में आती है, अर्थात ऊंचाई, गहराई अथवा ढलान आदि का अनुमान हो जाता है। यस बच्चों, तो बाईं ओर जो चित्र देख रहे हैं इस पद्धति द्वारा इसे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कंप्यूटर की सहायता यानी संगणक की सहायता से इस मानचित्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है। प्राकृतिक मानचित्रों का उपयोग हम सेना की गतिविधियों, पर्यटन यानी बच्चों टूर के लिए, या कहीं हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमण के लिए जा रहे हैं, इस गिरि भ्रमण मार्ग तैयार करना या परिसर के विकास का नियोजन करना है, प्लानिंग करना है, तो इन सब कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर मानचित्र का उपयोग अनेक लोग करते हैं। प्रारूप अथवा मानचित्र में विविध घटक दिखाए जाते हैं, वे भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा दिखाए जाए तो प्रारूप अथवा मानचित्र समझने में कठिनाई होती है। तो बच्चे उसके लिए देखिए स्क्रीन पर निर्धारित अगर बात करें जैसे पीओ, तो जैसे देखिए जो पोस्ट ऑफिस की बात करें तो देखिए उसके लिए सिंबल, ये आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पीओ डाकघर कार्यालय के लिए। बंदरगाह का देखिए इस तरह से ये निश्चित किया गया है, जैसे दीपगृह, किला, स्मशान भूमि या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब भी आप देखें तो इस तरह से दिखाई जाती है। यस, तो बच्चों ये ध्यान में आपको रखना है कि मानचित्र में दर्शाए गए घटक सभी लोग सहजता से समझ सके, इसके लिए चिन्हों या संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम चिन्हों और संकेतों की बात कर रहे हैं। ये संकेत और चिन्ह ऐसी विशिष्ट और समान पद्धति द्वारा दर्शाए जाते हैं कि सामान्यतः ये सभी की समझ में आ सके। यस, जैसे युद्ध भूमि की बात करें, यस 1967 रेल मार्ग को दिखाना है तो बच्चों इस तरह से, कुआं दिखाना है तो इस तरह, झरना, स्थानीय ऊंचाई दिखाना है तो इस तरह, बस्तियां दिखाई हैं तो इस तरह से, घास दिखाना है मानचित्र में तो इस तरह, समोच्च रेखा जो कंटूर लाइन से इस तरह दिखाई जाती है, तालाब इस तरह से, सड़क दिखाना है तो इस तरह, खदान दिखाना है तो इस तरह, या यस बच्चों रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है तो आरएफ करके दिखाया जाता है। इस बच्चों तो हम संकेतों की बात करें, कन्वेंशनल साइंस की बात कर रहे हैं। मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संकेत प्रायः भूमितीय आकृतियों के स्वरूप में होते हैं। जिस बच्चों जैसे हम आपको बताएं, रेखा, वृत्त, त्रिकोण, बिंदु इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक मानचित्र देखिए इस बच्चों, तो इसके इंडेक्स से आप समझ पाएंगे। ये बच्चों जैसे बात करें या अगर क्रॉप का है, फसलों की अगर बात करें तो कहवा उत्पादन यानी कॉफी का उत्पादन तो कहाँ होता है, तो आप इसका सिंबल देख सकते हैं। चावल के लिए सिंबल, मकई के लिए, गन्ना के लिए, यस रबर के लिए, इसी तरह सोयाबीन के लिए। फिर खनन कार्य में देखिए मैग्नीज, बॉक्साइट, यस पशुपालन के लिए और सागरीय प्रवाह के लिए। तो इस तरह से बच्चों संकेत के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मानचित्र में संकेतों का बच्चों बहुत ही महत्व होता है। तो हम बच्चों कन्वेंशनल सिंबल्स की बात करें तो मानचित्र में भिन्न भिन्न घटक दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह उन घटकों के चित्र रूपों की छोटी आकृतियां होती हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, किला। इस बच्चों तो जैसे किले की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर किला या स्मशान भूमि, यस बंदरगाह, इस तरह बच्चों कह सकते हैं कि कुछ जो है कि चित्र रूपों की छोटी आकृतियों का इस्तेमाल, जैसे किला की बात करें, स्मशान भूमि की बात करें, दीपगृह की बात करें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स या जिस बच्चों परंपरागत से जो उपयोग में आने वाले चिन्ह है वो कहा जाता है। तो चलिए बच्चों हम अभ्यास कर लेंगे। आइए बच्चों स्क्रीन पर सत्य या असत्य आपको बताना है। स्क्रीन पर दिया हुआ कथन ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य। तो बच्चों यदि समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है, और यदि यह दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान मंद होती है। तो क्या ये कथन सत्य है? चलिए हमने इसकी चर्चा की है, काफ़ी चर्चा की है। कंटूर लाइंस की हम बात करें, समोच्च रेखाओं की बात करें इस बच्चों तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। किस बच्चों? तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो तो उस जमीन की ढलान मंद होती है। बिल्कुल सही। चलिए बच्चों ध्यान रखिए। आइए कथन और देख लेते हैं। मानचित्र में जल भागों के लिए लाल रंग दिखाया जाता है। तो बच्चों मानचित्र में यानी सागरीय भाग को, सागर को क्या हम लाल रंग से दिखाते हैं? पानी हमको दर्शाना है तो यस बच्चों आपको याद आ गया होगा। क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए उत्तर टैली कीजिए। ये कथन असत्य है यानी गलत है। मानचित्र में हम जल को लाल रंग से नहीं दिखाते। तो कैसे दिखाते हैं? यस बच्चों तो इसको कथन को सत्य करके लिखना है।
तो मानचित्र में हम जल भागों के लिए नीला रंग का इस्तेमाल करते हैं। यस बच्चों, तो हमने इसकी चर्चा की थी। तो चलिए बच्चों, लास्ट में कथन और देख लेते हैं। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। भूरूप की ऊंचाई, आकार आदि का अंतर ध्यान में रखकर मानचित्र में विविध भूरूप दर्शाए जा सकते हैं। यस बच्चों, तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बच्चों यस मानचित्र हमारा साथी, यस बच्चों आज इसका अध्ययन हमने किया। और बच्चों हमने देखा, चाहे समोच्च रेखाओं की बात करें यस बच्चों, या जैसे हमने कंटूर लाइन मेथड की बात की, हमने बच्चों रंग पद्धति यानी लेयर टिंटिंग मेथड की बात की। यस, इसके साथ ही हमने डिजिटल एलिवेशन मेथड की भी बात की, यानी उभार दर्शक प्रारूप की भी बात की। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।